तो फिर मैंने बोला कि नहीं, जैसे भी है ना हालात, जो भी है, तो मैंने जो है ना वो अब शादी करनी है इनके साथ। और इनको मैंने कोई दोस्ती का निकाह कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट इनसे निकाह की बात की कि मैं आपके साथ निकाह करना चाहता हूँ। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये शादीशुदा भी हैं और इनके 4 बच्चे हैं और ये तलाक याफ्ता थी। जी, जब इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, इन्होंने मतलब एक अच्छा रास्ता अपनाया, तो फिर मैंने कहा कि अकेली औरत कभी भी चाहे जितनी मर्ज़ी से स्ट्रॉन्ग हो जाए लेकिन वो नहीं गुजार सकती ज़िंदगी। मेरी तरफ से तो कोई गवाह नहीं था, तो मैंने बोला था कि मेरी तरफ से जो तीसरा गवाह है ना, एक मैं और एक ये, एक तीसरा जो गवाह है ना हमारे रिश्ते में, वो अल्लाह है। और जिस रिश्ते में मैं कहती थी आप मुझे छोड़ जाएंगे, फिर इन्होंने मुझे आज भी याद है, इन्होंने मुझे बस एक बात की थी कि खुदा पे तुम्हें यकीन है ना, तो ये समझ लो कि थर्ड जो है वो अल्लाह है। अगर मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना तो समझ लो मैंने अपने अल्लाह से किया हुआ वादा तोड़ा है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसनात चीमा और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं पहलवानों के शहर गुजरांवाला में और मेरे साथ एक पहलवान उमर साहब मौजूद हैं। उमर साहब ने यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर एक लड़की को पसंद किया जो गुजरांवाला की भाभी और पाकिस्तान की भाभी है और इनको अपना दिल दे बैठे। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उमर साहब की अपनी उम्र तो 22 साल है, लेकिन जो हमारी भाभी हैं उनकी उम्र 30 साल है। और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनको ये मोहब्बत किस तरह हो गई और इस मोहब्बत को पाने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और मैं आपको यहाँ पे ये भी एक चीज़ बताता चलूँ कि जो हमारी भाभी हैं ये डाइवोर्स याफ्ता थी, इनको तलाक हुई थी और ये उमर साहब जो हैं इन्होंने सुन्नत पूरी करने के लिए, एक इस्लाम की याद को ताज़ा करने के लिए, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस याद को ताज़ा करने के लिए जो उन्होंने किया, उस सुन्नत को इन्होंने पूरा किया है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी मोहब्बत कहाँ से शुरू हुई थी? हमारी मोहब्बत शुरू हुई है, मैं एक स्कूल में सेकेंडरी में अकेडमी चलाता था, तो ये वहाँ पे टीचिंग करती थी फर्स्ट टाइम में उसी स्कूल में। तो बस वहीं पे मैंने पहली दफ़ा देखा है इन्हें, तो पहली दफ़ा देख के बस दिल दे बैठा। तो इनकी जो है ना सिचुएशन का मुझे बाद में पता चला था कि ये पहले से शादीशुदा हैं, क्योंकि इनको यानी देख के नहीं लगता कि शादीशुदा हैं और इनके बच्चे भी होंगे। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये शादीशुदा भी हैं और इनके 4 बच्चे हैं और ये तलाक याफ्ता थी। आप एक यूनिवर्सिटी के तालब इलम थे और वो एक स्कूल टीचर थी, तो ये गैप था एक, किस तरह आपने अप्रोच कैसे किया? देखें, जब मोहब्बत हो जाती है ना किसी से, फिर वो जितना मर्जी गैप होना, ये तो कुछ भी नहीं था गैप, इससे भी ज़्यादा गैप होना तो वो नहीं देखा जाता। नहीं, मैं उम्र का गैप नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अप्रोच कैसे किया, मतलब आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे टीचिंग करती हैं? मुझे नहीं था पता कि यहाँ वहाँ पे टीचिंग करती है। मैंने तो बस उस स्कूल में एकेडमी बनाई थी सेकंड टाइम में, यानी कि स्कूल पहले से चल रहा था, मैंने सेकंड टाइम में वहाँ पे जाके एकेडमी बनाई है। तो एकेडमी जब बनाई है तो फर्स्ट टाइम में उसी स्कूल में ये टीचिंग करती थी, तो वहाँ पे मैंने पहली दफ़ा देखा इनको। तो पहली दफ़ा ही देख के दिल दे बैठे या सोचा कुछ नहीं यार सोच लूँ, घर का सोच लूँ? नहीं, पहली दफ़ा देख के मैं दिल दे बैठा था, मुझे पता बाद में चला इनका। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, जैसे भी है ना हालात, जो भी है, तो मैंने जो है ना वो अब शादी करनी है इनके साथ। और इनको मैंने कोई दोस्ती का निकाह कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट इनसे निकाह की बात की कि मैं आपके साथ निकाह करना चाहता हूँ। अमूमन जब लड़की को प्रपोज़ कोई लड़का करता है तो वो यही समझती है शायद फ्लर्ट कर रहा है, शायद वो मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, वो लड़की इग्नोर कर देती है। तो हमारी भाभी की तरफ से हम उनसे भी जानेंगे, लेकिन आपसे पूछेंगे कि आपको इस तरह के वाक़यात से गुजरना तो नहीं पड़ा, या आपको थोड़ा बहुत वो कहते हैं ना पंजाबी च रोलिया होवे? जी बिल्कुल, वो स्टार्टिंग में तो उन्होंने इसका आवाज़ की यकीन नहीं किया मेरी बात का, उन्होंने कहा कि शायद मजाक कर रहे हैं। तो फिर बाद में जब मैंने उन्हें यकीन दिलाया है तो उन्होंने ये कहा है कि मैं यानी कि पहले उन हालात से गुजर चुकी हूँ, दोबारा मेरा ट्रस्ट अब बहाल नहीं हो सकता। तो आप ऐसा करें, अगर आप वाकई सिंसेयर हैं इस रिश्ते को लेके, तो आप मेरे घर आएँ, मेरी मदर के साथ आके बात करें। अगर वो एग्री हो जाती हैं तो फिर मुझे कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है? फिर वो एग्री हो गई थी? जी, उनके मदर को जब एग्री किया उसके बाद वो एग्री हुई हैं। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि आपके घर वालों की तरफ से आपको सपोर्ट थी या नहीं? मेरे घर वालों की तरफ से सपोर्ट तो नहीं थी मुझे, यानी कि वो इस रिश्ते से एग्री नहीं थे। लेकिन मैंने बोला था कि मैंने ज़ुबान दी हुई है, तो मैंने जो है ना रिश्ता ये करना है, हर हाल में करना है। क्योंकि एक तो मुझे इनके साथ मोहब्बत भी हो गई थी, दूसरे नंबर पे ये था कि ये
तलाक याफ्ता थी, 4 बच्चे थे। मैंने देखा था कि स्कूल में टीचिंग कर रही हैं और ख़ुद यानी कि सर्वाइव कर रही हैं अपनी लाइफ में, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। तो मैंने सुन्नत को भी ज़िंदा किया। सुन्नत के यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो पहला निकाह किया ज़कतिजा रज़ियल्लाहु अन्हा से, वो भी पहले से बेवा थी और उनके 2 बच्चे थे। तो उन्होंने पहली शादी उनके साथ की, उनका भी यानी कि वो एज का भी काफ़ी डिफरेंस था। तो बस उसी चीज़ को मैंने मद्देनज़र रखते हुए जो है ना ये स्टेप उठाया कि इसी तरीके से मैं सुन्नत को भी ज़िंदा करूं और एक बेसहारा बच्चों को। लेकिन हमारा जो मुआशरा है वो इस चीज़ को कबूल नहीं करता। हमारे मुआशरे का ये अलमिया है कि हम इस्लाम से दूर हो गए हैं और दुनियावी चीज़ों में चले गए हैं। तो घर वालों की तरफ से क्या प्रेशर था, वो इस चीज़ पे रजामंद हो गए थे कि आप ये स्टेप ले रहे हैं? तो किस तरह ये सब आपने खुद किया फिर? नहीं, रजामंद नहीं हुए वो, लेकिन मैंने जो है ना शादी कर ली। शादी करने से पहले मैंने घर वालों को बताया भी नहीं। मुझे पता था मैं बताऊंगा ये एग्री नहीं करेंगे इस चीज़ को। तो मैंने शादी की है, उसके बाद घर वालों को पता चला तो काफ़ी यानी कि मुझे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। घर से भी दूर रहना पड़ा है। 2 साल तक मैं घर से दूर रहा हूँ। घर से दूर जाने के बाद छोटा सा मेरे स्कूल मिल रहा था सेल होने के लिए, वो स्कूल हमने परचेज़ किया है इसको, और कुछ मेरे ससुराल वालों ने सपोर्ट किया, उसमें कुछ लोगों ने सपोर्ट करके हमें वो स्कूल ख़रीद के दे दिया है। वो स्कूल को हमने चलाया, स्कूल को रन किया, दोनों ने मिलकर रन किया उसको, और हम अपने सारे अखराजात जो है ना वो उसी स्कूल से पूरे करते रहे हैं। क्योंकि मैंने ये कहा था कि मैंने ये कदम उठाया ना तो मैं अपने बलबूते पे, अपनी बेस पे जो है ना ये इनको बच्चों को और इनको सारा यानी कि मैं ख़ुद करूँगा, इनके लिए सारी मेहनत करूँगा। तो फिर मैंने अपने बलबूते पे जो है ना वो सारा कुछ किया, क्योंकि मेरे फैमिली वाले जो है ना वो काफ़ी पीछे से यानी कि वेल सेटल्ड हैं, उनके फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, मिलें वगैरह हैं, लेकिन मुझे उनकी सपोर्ट नहीं थी। मुझे ये था कि वो यानी कि सपोर्ट करेंगे ना तो चलो ये है कि इनका भी भला हो जाएगा। अमूमी तौर पर हम ये देखते हैं कि अगर कोई तलाक याफ्ता औरत से शादी करता है तो ये कहता है कि अपने बच्चे जो हैं वो पीछे ही छोड़ के आइएगा। तो आप एक ऐसे दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं कि आपने सोचा मोहब्बत तो हो गई, अब उन बच्चों से भी उतनी ही मोहब्बत है। जी, बच्चों से भी मेरी, इनसे जब मोहब्बत हुई उसके बाद बच्चों के साथ भी मेरा लगाव जो है ना हो गया। और मैंने इन्हें एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि आप बच्चों के साथ ना आएँ या बच्चों को आप अपनी अम्मी के घर रहने दें, क्योंकि पहले वहाँ पे रह रहे थे। मैंने उन्हें बोला आप जब मेरी शादी होगी उसी वक्त मैं आपको सेपरेट घर लेके दूँगा। और जब मेरी शादी हुई है, मेरा निकाह हुआ है, उससे तकरीबन 1 हफ़्ते बाद या 1.5 हफ़्ते बाद मैंने सेपरेट घर ले दिया। बच्चे भी इनके साथ वहीं पर हैं। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 22 ईयर्स। और काम आजकल आप क्या कर रहे हैं? काम आजकल हमने अपने बलबूते पे करना था, क्योंकि स्कूल जब हमने बनाया ना तो घर वालों ने कहा है कि आप स्कूल जो जब लॉकडाउन आया सेल करके तो आ जाओ, तो वहाँ पे यहाँ पे आके आपको जो है ना वो बिज़नेस हम करके देंगे। लेकिन जब सेल करके हम आ गए हैं तो यहाँ पे आके हमें किसी की सपोर्ट नहीं मिली, कोई हमें किसी ने बिज़नेस स्टार्ट करके नहीं दिया। तो फिर यहाँ पे आके जो स्कूल सेल करके थोड़े बहुत पैसे थे हमारे पास, क्योंकि मैं अपने बलबूते पे करना, मैं इनको जलील नहीं करना चाहता था कि अगर बच्चों का मैंने लिया है, इसका मैंने यानी कि मैं ख़ुद अपने बलबूते पे करूँ और इनके लिए मेहनत करके इनको एक अच्छा लाइफस्टाइल देने की कोशिश करूँ। तो मैंने छोटा सा एक कारोबार शुरू किया, यहाँ पे आके क्लॉथ शॉप बनाई मैंने। और क्लॉथ शॉप, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था कि मैं बाज़ार में जाके शॉप लूँ। मैंने अपने इलाके में छोटी सी एक शॉप बनाई और वहाँ पे जो है ना मैंने क्लॉथ का काम शुरू किया। और वहाँ पे इतना सेल तो नहीं थी, 1 सूट सेल हो गया, 2 हो गए, 4 हो गए। तो ये था कि डेली का मेरा खर्चा निकल रहा था, ताकि मैं जो है ना अपना गुजारा कर सकूँ डेली। जो है ना इनको मैं अगर इनकी ज़िम्मेदारी ली है तो इनको जो है ना मैं ज़िम्मेदारी अपनी अच्छे तरीके से निभा सकूँ। जी, ये हमने उमर साहब से जानने की कोशिश की है कि ये इकबाल के शाहीन है, लाहौर से भाभी पसंद की और गुजरांवाला पहलवानों के शहर लेके अगर ख़ुद भी आप माशाल्लाह इनको देख सकते हैं, ख़ुद भी पहलवान लग रहे हैं। तो अब हम भाभी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका प्रपोज़ल उन्होंने कितनी देर में, ये तो बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत, लेकिन असल भाभी बताएंगी कि प्रपोज़ल कितनी देर में एक्सेप्ट हुआ और इन्होंने कैसे तरले करके प्रपोज़ल एक्सेप्ट करवाया। जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि इन्होंने आपको कैसे प्रपोज़ किया था? मैंने जब इनको फ़र्स्ट टाइम देखा था तो मतलब लाओ बाली सा जैसे एक लड़का होता है, मैंने इतना गौर नहीं किया इस चीज़ पे, क्योंकि आपको पता है कि प्रोफेशनल जो बंदा होता है, टीचिंग लाइफ होगी या जो भी है, वहाँ पे मेल्स वगैरह आते जाते रहते हैं, तो हर बंदे पे तो इंसान फोकस नहीं कर सकता। लेकिन इन्होंने मुझे याद है कि इन्होंने मुझे ईद पे एक मैसेज किया था, फॉरवर्ड मैसेज था, तो मुझे नहीं पता था कि ये इनका नंबर है, तो मैंने बस एक मैसेज किया कि हूँ, तो इन्होंने अपना नेम बताया, मैंने कहा ठीक है। आपने नंबर सेव कर लिया? नहीं, मैंने सेव नहीं किया। अच्छा। मतलब मैंने बस ठीक है यही, मतलब इस बात के बाद ना तकरीबन 1 महीना गुजरा, इनका फिर दोबारा से मैसेज आया
कि मुझे अपनी एकेडमी के लिए टीचर की ज़रूरत है, तो आप मेरी हेल्प कर सकती हैं। तो मैंने कहा चले मैं पता करके बताऊंगी। तो इन्होंने कहा आप अगर, मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं फ़िलहाल जॉब कर रही हूँ। फिर दोबारा इनका मतलब उसी मंथ में 2-3 बार मैसेजेस आए। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को भेजा वहाँ पे एकेडमी में, मतलब एक बात करने का बहाना भी था कुछ। तो फिर इन्होंने उसके कंप्लेन कोई भी करनी होती थी कि वो अच्छा काम नहीं कर रही है, वो ऐसे है वैसे है, तो फिर ये मुझे बताते थे कि मतलब ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ मतलब एक बहाना पाया है कि मैनू टीचर चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये आपसे बात करने का एक उनके दिल बहाना। तक पहुंचने का एक राज था बस, ये वाह, कि वाह। मैं पहुंच सकूं उनके तक। फिर तो फिर इन्होंने मतलब मैंने कहा मैंने तो भेज दिया, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ले सकती कि वो कैसा काम कर रही है क्या कर रही है। अगर नहीं आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो आप स्किप करवा दें तो उसको। इन्होंने ये नहीं कहा खुद ही आ जाए? इन्होंने कहा था, मैंने कहा नहीं मैं ऑलरेडी टीचिंग कर रही हूँ। तो फिर इन्होंने मतलब पूछा, बताया मुझे ना कि मुझे आपके बारे में इस तरह पता चला कि इस तरह ट्रेजेडी हुई है आपके साथ और बेबीज़ भी हैं आपके, तो लगता नहीं है कि आप मैरिड हैं। मैंने कहा लगता नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है, मतलब जो मेरे साथ हुआ है। मैं ना किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहती कि लाइफ में ज़ाहिर सी बात है इंसान बुरी चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को जितना ज़्यादा सोचता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रेस में जाता है। तो मैं 2-3 बार डिप्रेशन में जा भी चुकी थी ना, पहले हॉस्पिटलाइज भी हुई थी, मैं वहाँ पे एडमिट भी हुई। मैंने सुसाइड करने की भी 2 बार कोशिश की अपने हालात को लेके, क्योंकि जब तक मेरे फादर ज़िंदा थे मुझे इतना फ़ील नहीं होता था, मतलब सर्वाइव कर रही थी मैं। लेकिन जब उनकी डेथ हुई, फिर मैं घर में सबसे बड़ी थी, तो सारी ज़िम्मेदारी मेरे पे आ गई। और जब मेरी शादी हुई थी, फर्स्ट मैरिज हुई थी, तब मैंने जस्ट मैट्रिक किया था। फिर बाकी स्टडी मैंने सारी बाद में की, मतलब मास्टर्स मैंने किया, उसके बाद काफ़ी कोर्सेज़ वगैरह किए, मतलब अपनी एफ़र्ट पे कि मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। लेकिन फिर आपको पता है हमारा मुआशरा ना अनमैरिड को जीने देता है, जो तलाक़ याफ्ता उसको भी नहीं जीने देता, और जब सेकंड मैरिज कर लेती है उसको भी नहीं जीने देता। तो इस अलैदगी की वजह क्या बनी थी? ड्रिंक करते थे वो स्टार्ट से ही, लेकिन यही सोच के कि शायद कभी ये बंदा सुधर जाए, इसको एहसास हो जाए कि मेरे बच्चे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो दिन ब दिन काम ख़राब ही होता गया। शायद पहले मुझे फ़ील नहीं होता था, बच्चे भी छोटे थे और शायद मैं भी मैच्योर नहीं थी। मैं अभी टीचिंग कर रही थी, अभी मेरा 1.25 माह का बच्चा होता था और मैं स्कूल में चली जाती थी टीचिंग करने के लिए। और मेरी मदर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उन्होंने मेरे बच्चों को संभालना और सारा। फिर जब मैंने ये देखा कि एक रिश्ता है भी है लेकिन नहीं है, और वो मुझे टॉर्चर भी कर रहा है कि एक रिश्ता होने के बावजूद मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। फिर मैंने केस किया बच्चों के ख़र्चे के लिए, लेकिन जब उस बंदे ने ये कह दिया कि मैंने ख़र्चा नहीं देना, मुझे जेल जाना मंजूर है लेकिन मैंने बच्चों का ख़र्चा नहीं देना, मैंने कहा बस आज के बाद मतलब रिश्ता ख़त्म है। मैंने फिर डिवोर्स ले ली थी। मैंने कहा मैं ये चीज़ बियर कर लूँगी कि मेरा उस बंदे के साथ, क्योंकि एक उम्मीद रहती है किसी के साथ कोई रिलेशन होना कि शायद ये चीज़ सही हो जाए, लेकिन मुझे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे तो थे। जब इनका प्रपोजल आपको आया तो आपने क्या सोचा? सबसे पहले बात ज़हन में क्या आई? मुझे जब इन्होंने प्रपोज़ किया था, इन्होंने स्टार्ट में ही प्रपोज़ कर दिया था। मतलब इन्होंने कहा कि मैं आपसे बात करना, मैंने कहा नहीं, मैं इस चीज़ के लिए अवेल नहीं हूँ कि मैं हर बंदे से बात करूँ। जो भी मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं आपसे बात इस तरह करूं। तो इन्होंने कहा मैं अगर आपको शादी के लिए प्रपोज़ करूं, तो मैंने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। मैंने कहा मजाक कर रहे हैं, तो कहते नहीं मैं सीरियस हूं। मैंने कहा मेरे बच्चे भी हैं और मैं अपने बच्चों को किसी हालत में भी नहीं छोड़ूंगी, वो मेरे साथ ही रहेंगे जहाँ पे भी मैं रहूँगी। ये ना हो आप मुझे कल को ये कहें कि अब शादी हो गई, अब मैं से ये कहूँ कि बच्चे छोड़ दो। पर अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए हैं, आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे से ज़्यादा ये ख्याल रखते हैं बच्चों का, और तरबियत में भी बहुत ज़्यादा हाथ है इनका। पहली मोहब्बत तो इनको आपसे हुई थी, तो आपको फिर इनसे मोहब्बत हो गई? जी, जब इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, इन्होंने मतलब एक अच्छा रास्ता अपनाया, तो फिर मैंने कहा कि अकेली औरत कभी भी चाहे जितनी मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए लेकिन वो नहीं गुजार सकती ज़िंदगी। जब इनका रिप्लाई आपको मुस्बत आया तो दिल में कोई लड्डू तो फूटे होंगे? जी बिल्कुल, जब क्योंकि मुझे समझ लेके नहीं बनाने के लिए मेहनत भी बहुत करनी पड़ी, क्योंकि इनके घर तक जाना, वो ना तरले पाने पे। जी बिल्कुल, इनकी मदर को, क्योंकि इनके घर में कोई भी एग्री नहीं था, ना इनकी सिस्टर एग्री थी, ना इनकी मदर एग्री थी। फादर की वैसे डेथ हो गई हुई थी, लेकिन उनको बड़ी मुश्किल से मैंने एग्री किया, क्योंकि एक दफ़ा उनका एतमाद टूट चुका था, तो दोबारा उनका एतमाद बहाल करना बहुत मुश्किल था। किसी भी मर्द को लेके वो ये सोचती थी कि पता नहीं हर सारे मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन जब उन्हें मैंने यकीन दिलाया काफ़ी देर, यानी कि ना, तो इस वजह से वो समझ रहे थे कि एज कम है, तो कल को ये ना हो कि शादी कर ले लेकिन 4 दिन चाहो के हों और बाद में छोड़ के चला जाए, फिर हम किसको ढूंढें? चलता ही हमारे माशरे में ये है ना कि शादी लोग कर लेते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। यानी कि बंदा
यानी कि मज़ा तब भी है जब बंदा ये स्टेप ले, कोई भी स्टेप लेता है, शादी करता है तो फिर उसको निभा के दिखाए। अगर निभाना नहीं है तो फिर स्टेप लेने का फ़ायदा कोई नहीं है। आपकी एज कितनी है? मेरी 30 है। तो आपने सोचा नहीं कि 22 इयर्स के हैं और मैं 30 की हूँ, तो गैप बहुत ज़्यादा है। मैंने सोचा था, मैंने कहा भी था, लेकिन उन्होंने कहा मुझे एज से कोई मसला नहीं है, आपकी जितनी भाईजान आप मर्जी दूसरी है। शादी तो नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं, दूसरी शादी के लिए मुझे फोर्स किया जा रहा है बहुत। पहले दिन से बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है। अच्छा। लेकिन मैंने पहले दिन से इन्हें बता दिया है कि हमारी शादी जो है ना वो हो गई है ना, इसके बाद दूसरी शादी का मैं नाम भी नहीं लूँगा। मोहब्बत एक बार ही होती मोहब्बत एक बार ही होती है। और हमने जब शादी की है ना, तो हमारी शादी के दरमियान तीसरा, क्योंकि मेरी तरफ से गवाह तो कोई नहीं था, इनकी तरफ से चलो इनकी मदर होगी, इनका भाई हो गया, मेरी तरफ से तो कोई गवाह नहीं था। तो मैंने बोला था कि मेरी तरफ से जो तीसरा गवाह है ना, एक मैं और एक ये, एक तीसरा जो गवाह है ना हमारे रिश्ते में, वो अल्लाह है। बहुत और जिस रिश्ते में मैं कहती थी आप मुझे छोड़ जाएंगे, फिर इन्होंने मुझे, आज भी याद है, इन्होंने मुझे बस एक बात की थी कि खुदा पे तुम्हें यकीन है ना, तो ये समझ लो कि थर्ड जो है वो अल्लाह है। अगर मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना तो समझ लो मैंने अपने अल्लाह से किया हुआ वादा तोड़ा है। बहुत तो खूबसूरत बस इस चीज़ पे मैंने, आजकल भी कोई वर्किंग कर रही हैं आप या छोड़ दिया है? जी मैंने अपना चैनल बनाया हुआ है और सैलून बनाया अभी, ब्यूटी हैक्स विद लुबना उमर के नाम से है। ठीक है नाज़रीन, हमने आपसे एक बहुत खूबसूरत कपल की स्टोरी शेयर की। ये भाईजान एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तालब इलम थे और हमारी भाभी जो है लाहौर के एक निजी स्कूल में टीचर थी। और ये टीचर और तालब इलम की एक स्टोरी है कि ये इनको खींच के गुजरांवाला ले आई और ये ख़ुद भी पहलवान है और पाकिस्तान के ये वो शाहीन है इकबाल के जिन्होंने अपने वादों को सच कर दिखाया। जो लोग वादे तो बहुत करते हैं लेकिन निभाते बहुत कम है। और इनका एक खूबसूरत मैसेज ये भी है कि इन्होंने सुन्नत नबी को ताज़ा किया है। कि अपने मेज़बान हसनात चीमा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।